हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के भाग 3 को लेकर आए हैं। हम लोग इससे पहले जो वीडियो बनाए उसमें देखा गया कि भारत के जो है शीर्ष कितने डिग्री पे बने हुए हैं, उत्तरी शीर्ष दक्षिणी शीर्ष का क्या नाम होता है। और इससे पहले हम लोग ये भी देखे कि जो है उसके भारत से लगे हुए जो समुद्री तट के कहां तक का अधिकार को क्या कहा जाता है। और इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि भारत के जो आंतरिक भाग में जो राज्य है वो राज्य किस क्रम में है और किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तथा साथ ही ये भी देखेंगे कि उसके पश्चिमी और पूर्वी तट को क्या कहा जाता है और कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बारे में भी आज जान लिया जाएगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि मेरा यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आइए देखा जाए। तो अगर प्रारंभ में बात किया जाए तो भारत जो है स्थलीय सीमा से 7 देशों से तथा भारत के 17 राज्य 7 देशों से लगे हुए हैं। और इसी प्रकार अगर बात किया जाए कि ये तो सर्वप्रथम अगर बात किया जाए कि उत्तर पूर्व में ये क्या है, नेपाल, और इसके बाद उत्तर पूर्व में ही आपका क्या है, चीन। और बात किया जाए इधर क्या है तो ये आपका भूटान, और इसके बाद सबसे पूर्व में बात किया जाए तो क्या है, म्यांमार। इसके नीचे इस स्थान पे अर्थात आप कह सकते हो पूर्वी तट में क्या है, एक है आपका बांग्लादेश तथा इसके भारत के उत्तर पश्चिम में बात किया जाए तो पाकिस्तान, और फिर उसी के उत्तर पश्चिम में ही आपका इधर क्या है, अफगानिस्तान। इस प्रकार 7 देश भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं जो कि भारत के 17 राज्यों को टच करते हैं। इसी प्रकार अगर बात किया जाए कि जल से भारत से लगे हुए 2 देश आप जानते हो, बताया जा चुका है कि श्रीलंका और मालदीव है। तो अगर बात किया जाए कि इधर आप जानते हो दोस्तों, ये क्या है आपका, ये है आपका बांग्लादेश, इसलिए क्या कहेंगे, बंगाल की खाड़ी। और इधर पश्चिमी तट में क्या है, अरब सागर। तो इस प्रकार अगर पश्चिमी तट और पूर्वी तट को देखा जाए तो पश्चिमी तट जो है यहाँ गुजरात से लेकर ये आपका क्या है, केरल। गुजरात से लेकर केरल तक की कुल पश्चिमी तट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। कुल पश्चिमी तट की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। गुजरात से लेकर इस केरल तक की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। और इस पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है, सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है जो कि गुजरात से लेकर केरल तक है और उसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। तो और इसी प्रकार अगर बात देखें हम कि पूर्वी तट को महेंद्रगिरी पर्वत, पूर्वी तट कहां से कहां तक है, पूर्वी तट आपका पश्चिम बंगाल से लेकर पूरा केरल तक की कुल लंबाई 1015 किलोमीटर है। और इस पूर्वी तट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। गिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी तट को महेंद्रगिरी पर्वत तथा पश्चिमी तट को सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी तट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर और पूर्वी तट की कुल लंबाई 1015 किलोमीटर होता है। तो इस प्रकार पूर्वी तट और पश्चिमी तट जहां पर मिलते हैं उसे कार्डेमम की पहाड़ी कहा जाता है। ये यहाँ क्या कहा जाता है, कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी कहा जाता है।
पश्चिमी तट और पूर्वी तट जिस भाग पे मिलते हैं उसे कार्डेमम की पहाड़ी कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर बात किया जाए कि जो आपका पश्चिमी तट है जिसको सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है, वह भी 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर 3 भागों में बांटा गया है तो बात किया जाए कि गुजरात, ये आपका स्पेशली गुजरात है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका गोवा है, ये आपका कर्नाटक है और ये आपका केरल है। तो इस प्रकार पश्चिमी तट में कुल राज्यों की संख्या 5 है और सर्वाधिक तटों में अगर भारत के तट रेखा में सबसे अधिक लगा हुआ राज्य गुजरात। अगर आपसे पूछता है कि यहीं से आपका आ जाएगा जिसको विंध्याचल पर्वत के नीचे वाले भाग को कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में सबसे अधिक तटीय सीमा किस राज्य का लगा हुआ है? तो आप आंसर दोगे पश्चिम आंध्र प्रदेश। और यदि कि दक्षिण भारत की ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सर्वाधिक सीमा जल से लगा हुआ है? तो आपका आंसर होगा गुजरात। लेकिन यदि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की पूछेगा तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश। तो यहाँ तक आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि यदि आपको पूछेगा कि तट रेखा से लगा हुआ सर्वाधिक तो गुजरात, दक्षिण भारत का तो आंध्र प्रदेश होगा। इस प्रकार अगर गोवा, इसको जो आपका पश्चिमी तट है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए देखा जाए कहां से कहां तक के क्या कहा जाता है। गोवा से लेकर गुजरात तक के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट कहा जाता है गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को। और फिर गोवा से लेकर स्पेशली ये कर्नाटक तक के तट को, गोवा से लेकर कर्नाटक तक के तट को कहा जाता है केनरा तट। और फिर कर्नाटक से लेकर केरल तक के तट को कहा जाता है मालाबार तट। तो गुजरात से लेकर गोवा तक के तट कोरोमंडल तट, गोवा से लेकर कर्नाटक तक के तट को केनरा तट और कर्नाटक से लेकर केरल तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो इसी प्रकार अगर बात किया जाए कि केरल से लेकर इस वाले भाग में जो तट होगी उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर यहां से बात किया जाए कि केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को आपका स्पेशली कहा जाता है कि मालाबार तट। सॉरी गलत हो गया, इधर है आपका कोंकण तट, केरला तट, ये कोंकण तट। तो गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट, गुजरात से लेकर कर्नाटक तक के तट को केरला तट और कर्नाटक से लेकर केरल तक के तट को मालाबार तट। और जो हम कोरोमंडल तट लिखे थे वह स्पेशली यहाँ आएगा कहां से? केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश से लेकर केरल तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और फिर इस प्रकार आंध्र प्रदेश से लेकर इस भाग अर्थात पश्चिम बंगाल तक के तट को आपको डेल्टा तट कहा जाता है। डेल्टा तट कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल के ऊपर वाले भाग को पर्वतीय तट कहा जाता है। पर्वतीय तट। तो आया बात समझने कि केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तट को डेल्टा तट और पश्चिम बंगाल के ऊपर वाले तट को पर्वतीय तट कहा जाता है। तो इस प्रकार तट के बारे में जान गए। अगर बात किया जाए कि तो जल से लगे हुए तट में सिर्फ 5 कौन से राज्य हैं?
तो अगर ये बात किया जाए तो सबसे अधिक तट से लगे हुए हैं। सबसे अधिक अगर तट से लगे हुए की बात किया जाए तो देख लिया जाए, तट से लगे हुए तो कौन होंगे? सबसे अधिक तट से लगा हुआ राज्य आपका ये क्या है? इसको बोला जाता है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य अंडमान निकोबार है और पहले नंबर पे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे तट रेखा वाला राज्य है आपका ये गुजरात। तीसरे नंबर पे तट रेखा वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पे तट रेखा वाला राज्य है आपका तमिलनाडु। पांचवें नंबर पे तट रेखा वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आया होगा कि सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो अंडमान निकोबार, फिर आएंगे दूसरे नंबर गुजरात, तीसरे नंबर पे आएंगे आपका आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे आएंगे आपका तमिलनाडु और पांचवें नंबर पे आएंगे आपका महाराष्ट्र। तो इस प्रकार 5 शीर्ष राज्य को देख लिया गया। अगर इस प्रकार हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए कि कौन, इससे ये बात हुआ किसके आधार पे? कि तट रेखा के आधार पे। तो तट रेखा के आधार पे आपको समझ आ गया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 5 ऐसे कौन से राज्य हैं जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे आपका आएगा इधर क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका आएगा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और चौथे नंबर पे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे जस्ट ऊपर आइए। ऐसे ही आप मैप में देखोगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि चौथे नंबर पे कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। और पांचवें नंबर पे बात किया जाए तो इस पूरे भाग को जम्मू कश्मीर, अब जो है यह 2 भागों में बांट दिया गया है। इधर है जम्मू कश्मीर और इधर है आपका लद्दाख। ये क्या है आपका? लद्दाख। तो चौथे नंबर पे हम लोग मानते हैं, पांचवें नंबर पे मानते हैं कि जम्मू कश्मीर, जो कि ये पूरा इधर का एरिया है। तो पांचवें नंबर पे मानते हैं किसको? जम्मू कश्मीर को। तो 5 सबसे अधिक क्षेत्र वाले राज्य आपको समझ आ गया। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पे आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पूरे को मिला दिया जाए तो बात होगा। अब इस प्रकार अगर देखा जाए कि 5 सर्वाधिक बड़े जिले की बात किया जाए, 5 सर्वाधिक बड़े जिले की बात किया जाए तो 5 सर्वाधिक बड़े जिले में सर्वाधिक बड़ा जिला कहाँ है? यह राजस्थान के कच्छ पे, कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला। कच्छ कहाँ है? जो कि गुजरात में है। दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल दृष्टि से यहाँ है लद्दाख में, जिसको बोला जाता है लेह। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है। तो पहले नंबर पे गुजरात में कच्छ जिला, दूसरे नंबर पे लद्दाख में लेह जिला। और 3 जो बचे हैं वो तीनों किसके पास है? राजस्थान के पास है। तो एक है आपका जैसलमेर, और ये है आपका तीसरे नंबर पे। और फिर आपका बीकानेर चौथे नंबर पे है। फिर आपका पांचवें नंबर पे आपका है बीकानेर, बाड़मेर।
तो इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा जिला किस राज्य में है? गुजरात में। क्या है नाम? कच्छ। दूसरे स्थान पे कौन है? लद्दाख में। क्या नाम है? लेह। तीसरे नंबर पे कौन है? आपका जैसलमेर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। चौथे नंबर पे कौन है? बीकानेर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। पांचवें नंबर पे आपका बाड़मेर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। तो 3 नीचे वाले राजस्थान में ही है। इस प्रकार हम लोग देख लिए। कुछ अगर बात किया जाए कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है, तो इस प्रकार अगर देखा जाए कि ये है आपका विश्व का ग्लोब। विश्व के ग्लोब पे 2 प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। 2 प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। एक क्षैतिज रेखा जो खींची गई है उसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जो होती है वह पूरे पृथ्वी पर तापमान तथा जलवायु परिवर्तन का निर्धारण करती है। तो आपका अगर बात पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं किस चीज के लिए काम करती है, किस लिए उपयोगी होती हैं, तो अक्षांश रेखाएं से विभिन्न पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के ताप तथा वहां के जलवायु के बारे में पता लगाया जाता है। और एक दूसरी रेखा होती है आपकी देशांतर रेखा। ग्लोब पे एक देशांतर रेखाएं भी खींची जाती हैं। उस देशांतर रेखा जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। और उस देशांतर रेखा के माध्यम से पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर समय तथा तिथि को ज्ञात किया जाता है। तो बात सुना है कि देशांतर रेखा के मदद से समय तथा तिथि को ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार एक जो है अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा कहते हैं, जो कि ग्लोब पर 23.5 डिग्री है और वह भारत से होके गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती भी है। तो इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और जिसका मान है 23.5 डिग्री। इसको बोला जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा की मदद से आपको बताया गया कि ये एक प्रकार की अक्षांश रेखा है जो कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर ताप तथा जलवायु का निर्धारण करती है। तो कर्क रेखा जो है भारत 23.5 डिग्री जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं और वह भारत के 8 राज्यों से होके गुजरी है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए उसको भी देख लिया जाए। तो 8 राज्य आपका पहले बात किया जाए, एक आप अगर ट्रिक देखा जाए तो ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार। मित्र से हो जाएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार से आप याद कर सकते हो कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगर वैसे नहीं याद करना है तो और तरीके हैं। तो कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरते हैं? 8 राज्य। कौन कौन से? तो आप ऐसे भी मैप से भी याद कर सकते हो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ क्या है? त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा है, इसलिए त्रिपुरा का त्रिपुरा और ये क्या है? मिजोरम। यहाँ क्या है? पश्चिम बंगाल। यहाँ क्या है? झारखंड। तो फिर से बात देखिए जाए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल। एक बात ये भी ध्यान देना कि कर्क रेखाएं जो होती है वह केवल और केवल एक ही ऐसा शहर है अर्थात जिसको कह सकते हो राजधानी है देश की, जो कि होके गुजरती है, वह है झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची से ही होके गुजरती है कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची से होके गुजरती है। केवल वह एक ही शहर, वो भी है क्या? रांची से होके गुजरती है। तो कर्क रेखाएं किससे गुजरती हैं? 8 राज्यों से गुजरती हैं। ऐसा कौन शहर है? झारखंड के शहर
राजधानी झारखंड राजधानी रांची। इस प्रकार भारत की समय का निर्धारण करने के लिए, चूंकि आप जानते हो कि भारत जो है विश्व के ग्लोब पर, अगर बात किया जाए कि भारत विश्व के ग्लोब पर कितने डिग्री पे स्थित है, तो ये आपका विश्व है, विश्व के ग्लोब पर आप जानते हो कि भारत जो है ये आपका, अगर बात किया जाए इस दक्षिणी भाग में कहां से स्टार्ट होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहां खत्म होता है 57 डिग्री 25 मिनट। तो इस प्रकार यहां पर है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि जिसको क्या कहता है, सर्करिक कहा जाता है। और यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जिसको कहा जाता है वालांगू या किबिथु कहा जाता है, वालांगू या किबिथु, ये 97 डिग्री 25 मिनट है और यह 25 मिनट है। इस प्रकार अगर हम इसको यहां से जो गुजरने वाली देशांतर रेखा को समय रेखा मानते हैं, तो यहां और यहां के बीच पूरी तरीके से 2 घंटे का समय अंतराल आएगा, जो कि 2 घंटे जो है हमारे देश में बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर सकता है। इसलिए क्या किया गया कि देशांतर रेखाओं के लिए समय का निर्धारण करने के लिए इस जो सर्करिक के 68 डिग्री 25 मिनट को, सॉरी 25 मिनट था, और 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट को 57 डिग्री 25 मिनट के साथ ऐड किया गया, फिर उसमें 2 से भाग किया गया, उसका जो औसत आया तो वही को क्या मान लिया गया, भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया। इस प्रकार भारत का मानक समय रेखा अगर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट बाई 2 किया गया, तो आया आपका 82.5 डिग्री आया। तो 82.5 डिग्री आया और इसी देशांतर रेखा को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया, IST माना गया, भारत का मानक समय रेखा माना गया, जो कि भारत के 5 राज्यों से होके गुजरता है और वह GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो जो है देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, इस प्रकार देशांतर रेखा खींची जाए तो ये है आपकी देशांतर रेखाएं। तो ये देशांतर रेखाएं 82.5 डिग्री की हैं, इसको बोला जाता है देशांतर रेखा। और इसमें भी एक खासियत है, यह उत्तर प्रदेश के एक शहर इलाहाबाद से होकर गुजरता है। तो इलाहाबाद से होते हुए यह मिर्जापुर से भी होकर जाता है। तो अगर आपका ऑप्शन में इलाहाबाद रहा तो मारेंगे इलाहाबाद, मिर्जापुर मारेंगे, और अगर नैनी रहा तो नैनी भी मारेंगे। ये 3 शहर में से कोई एक ही देगा, आपको कभी ये नहीं करेगा कि इलाहाबाद भी दे दे, मिर्जापुर भी दे दे और नैनी भी दे दे, तो ऐसा नहीं करेगा। तो भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद से होके गुजरता है। यहाँ पे याद रखना है, ये क्या है, इलाहाबाद, जिसको अब कहा जाता है प्रयाग से होके गुजरता है। ये कितने का है, 82.5 डिग्री का है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, भारत के यह 5 राज्य से होकर गुजरता है। भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो 5 राज्य की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, और फिर आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। इस प्रकार थोड़ा सा मैप ये गड़बड़ हो गया है, इस प्रकार से रहेगा ये, तो ये गुजर जाएगा। तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, और आपका आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, और आपका छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, और फिर एक लास्ट आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरता है। तो भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री की है। भारत की 5 राज्यों से गुजरती है, किससे, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड से होके गुजरता है। हाँ, एक बात और यहाँ ध्यान दिया जाए, अगर कि ये अंडमान निकोबार, तो भारत में केवल और केवल 2 ही सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में। इधर है अंडमान और नीचे है आपका, नीचे है निकोबार।
निकोबार। तो अंडमान में अंडमान और निकोबार इस दोनों इसी में ही भारत की केवल और केवल दो ही सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम है आपका कह सकते हो बैरन द्वीप। अंडमान में है आपका बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी, और निकोबार में है नारकुंडम। तो निकोबार में नारकुंडम ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी, और अंडमान में बैरन ज्वालामुखी। तो बैरन और नारकुंडम दो ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारत में स्थित है, और भारत के किस स्थान पे स्थित है, तो भारत के अंडमान तथा निकोबार में स्थित है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए कि देशांतर रेखा है भारत के 8 राज्य, अक्षांश रेखा है अक्षांश रेखा है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, भारत के 8 राज्य, तथा देशांतर रेखा है भारत के 5 राज्य से होके गुजरते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा लाइक और कमेंट करना न भूलें, और ताकि यह वीडियो और अत्यधिक मात्रा में फैल सके और आगे मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिले। चलिए।